हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि जिपमर के बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एडमिशंस 2022-23 के रिगार्डिंग होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक जो है जिपमर ने कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया था बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशंस के लिए, जो कि 2022-23 सेशंस के लिए हो। ठीक है, तो ये जो मतलब नोटिफिकेशन रिलीज किया गया ये 2022-23 के एडमिशन के रिगार्डिंग है। आप ये मत समझना कि अभी जैसे 2022 ऑलमोस्ट खत्म हो गया है तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है ये 2022-23 के लिए, मतलब जो 2022 से लेके 23 तक इनका फर्स्ट ईयर होगा। ठीक है, तो उसमें एडमिशन के लिए, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। कौन एलिजिबल है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है, कौन कौन से बीएससी पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, टोटल कितनी सीट्स हैं, फीस कितनी रहेगी, सभी कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इसके रिगार्डिंग फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आएंगे या फिर जो भी और कोई अपडेट्स आते हैं बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के एडमिशन रिलेटेड, तो वो मैं आपको जो है चैनल पर प्रोवाइड करता रहता हूं। ठीक है, अब यहां पर जो है पहली चीज मैं आपको एक और इन्फॉर्म कर दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका इंटरेस्ट आता है इसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, तो आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो आप वहां से देख लेना, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे अपलोड करने हैं सब कुछ मैंने डिटेल में अच्छे से बता रखा है, तो उस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना, फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर देना। और एप्लीकेशन फॉर्म की जो कोई भी फीस नहीं है, कोई भी यहाँ अप्लाई कर सकता है। बस कंडीशन ये है कि आपने नीट यूजी 2022 का एग्जाम दिया हो। अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है 2022 में, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। आपके मार्क्स कितने कम हो कितने ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जो है जरूर भर लेना। ठीक है, और भर लेना ऐसा है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तभी आपके कुछ चांसेस वहां पर बनेंगे एडमिशन के। और अगर आप नहीं फिल करते, आप ये सोचते हो कि मेरे मार्क्स तो कम है, मेरे तो होगा ही नहीं, तो कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है, तो अगर आपके पास अभी तक आपको कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिला और अगर आपने नीट का एग्जाम दिया था, तो आप जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिल करो, क्योंकि कोई भी इसकी एग्जाम फीस नहीं है। और एप्लीकेशन फॉर्म पे मैं वीडियो डाल चुका हूं और उसका लिंक जो है कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया है, तो वो जरूर देख लेना। ठीक है, तो यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो जिपमर इज बेसिकली जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च। तो ये आप सोचो कि ये भी एक ऐसा रिनाउंड इंस्टीट्यूट है जिसकी वैल्यू लगभग जो है एम्स के बराबर है। ठीक है, तो जैसे एम्स की वैल्यू वैसे ये भी इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको एडमिशन मिलता है तो काफी अच्छी बात है। तो आप ये देख सकते हो, प्रोस्पेक्टस बीएससी कोर्सेज 2022-23 एकेडमिक ईयर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, ओपनिंग डेट यहां पर लिखी है 30 दिसंबर 2022 और क्लोजिंग डेट लिखी है 20 जनवरी 2023। तो कल यानी कि 30 दिसंबर से जो है इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आज मुझे मॉर्निंग में इंफॉर्मेशन पता चली तो मैंने जो है अभी आपके लिए वीडियो बनाई है। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये सब कुछ मतलब ये इसका इंडेक्स है, तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो जिपमर ये बेसिकली जो है ये कहां पर आपका पौंडीचेरी में है। पौंडीचेरी की आपकी एक यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पर आपका ये इंस्टीट्यूट है। और उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पर देख लेते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30/12 को स्टार्ट हो गया, यानी कि कल से स्टार्ट हो गया सुबह 11 बजे से, और लास्ट डेट जो है वो इसकी 20 जनवरी 2023 है। तो लगभग आप ये देख सकते हो कि आपके पास पूरे 20 दिन है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफी सिंपल है, रजिस्ट्रेशन में कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लेना एक बार रजिस्ट्रेशन का, और उसके बाद जो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, बहुत सिंपल है। ठीक है, और उसके बाद जो है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ एलिजिबल लिस्ट इन वेबसाइट। तो देखो ऐसे है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, फिल करने के बाद जो है एक लिस्ट रिलीज की जाएगी, या फिर आप एक बोल सकते हो मतलब एक मेरिट लिस्ट टाइप की होगी। ठीक है, उसमें क्या होगा, उन कैंडिडेट्स का नाम होगा जिनकी सारी इन्फॉर्मेशन एक तो सारी जो होगी वेरीफाइड होगी, मतलब आपने जो भी इन्फॉर्मेशन वहां एंटर करी होगी, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में आपको नीट की डिटेल्स भी डालनी है, अपनी नीट यूजी का स्कोर कार्ड, अपनी उसकी रैंक क्या है, आपकी ऑल इंडिया रैंक, आपके मार्क्स कितने, सब डालने हैं। तो जिसकी वो डिटेल्स सब अच्छे से वेरीफाई हो जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग जो है ये एलिजिबल लिस्ट वहां पर अपलोड की जाएगी वेबसाइट पे। ठीक है, तो 30 जनवरी 2023 को जो है ये आपकी लिस्ट यहां पर पब्लिश होगी। उसके बाद है डिटेल्स रिगार्डिंग काउंसलिंग एंड एडमिशन। तो 7 फरवरी 2023 को जो है आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, देखो अभी जो है आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिसमें आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी होंगी। बेसिक डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको अपना नीट का स्कोर कार्ड, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, अपना डोमिसाइल, ये सब चीजें अपनी आपको जो है अपलोड करनी है। वो अपलोड करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद एक लिस्ट आएगी वेबसाइट पे, जिसमें जिन कैंडिडेट्स का नाम होगा सिर्फ वही कैंडिडेट्स जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे काउंसलिंग में। ठीक है, अब काउंसलिंग में आपको करना क्या होगा, काउंसलिंग में बेसिकली करना ये होगा कि आपको चॉइसेस फिल करनी होगी। मान लो अगर आपको बीएससी नर्सिंग पहले चाहिए तो बीएससी नर्सिंग को फर्स्ट नंबर पे सिलेक्ट करोगे, सेकंड पे मान लो बीएससी पैरामेडिकल का रेडियोथेरेपी कोर्स चाहिए तो उसको सिलेक्ट करोगे, थर्ड नंबर पे किसी और को, चौथे नंबर पे किसी और को। तो इस तरीके से आपको काउंसलिंग में पार्ट लेना होगा। तो ये जो आपका प्रोसेस होगा ये आपका
7 फरवरी 2023 से जो है ये आपकी मतलब काउंसलिंग वगैरह की जो भी लिस्ट है ये आएगी। और मे भी हो सकता है कि इन्होंने लिखा है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 9 फरवरी 2023 लिखा है और 7 से इन्होंने लिखा है कि काउंसलिंग की डिटेल्स। तो देखो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो आपकी काउंसलिंग होगी वो ऑफलाइन मोड में करवाई जाएगी। मतलब जितने बच्चे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मतलब टॉप जो क्रीम लेयर होगी उसमें से सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब वो पता नहीं उसकी कट ऑफ कितनी जाती है। तो मान लो यहाँ पर सपोज अगर 200 सीट्स हैं तो हो सकता है कि 400 बच्चे, 500 बच्चे, इतने बच्चे वहां पर बुलाए जाएं या 1000 बच्चे बुलाए जाएं। ठीक है, तो जो वहां पहुंचेगा मतलब वहीं शायद ऑफलाइन जाके आपको करानी होगी, सब डिटेल्स आ जाएंगी, वहां जाके आपकी काउंसलिंग करानी होगी। अगर आपको सीट मिल जाती है तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा और 9 तारीख से यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का शेड्यूल यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करो, भले ही आपके कितने भी कम मार्क्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? उसके बाद जो है ठीक है, तो ये 9 फरवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम लोग इसकी आगे की बात करते हैं कि ठीक है एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है वो सब हम लोग देख लेते हैं। तो पहले कोर्सेज देखते हैं कौन कौन से। तो पहला तो आपका बीएससी नर्सिंग है और सेकंड है बीएससी एलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज, मतलब बेसिकली सिंपल से कहने का मतलब है बीएससी पैरामेडिकल कोर्स। अब एलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज कौन कौन से, तो पहला है आपका बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज, जैसे बीएमएलटी होता है बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, उसी तरीके से ये बीएमएलएस इनका कोर्स है। फिर नेक्स्ट आपका एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ये के लिए होता है। एनेस्थीसिया बेसिकली आपको पता है पेशेंट को कभी भी जो सर्जरी दी जाती है, ठीक है, तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है उससे पहले, उसके बारे में होता है। फिर कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू हार्ट हो गया ये। फिर डायलिसिस थेरेपी है, ये आपका किडनी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, फिर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इन ब्लड बैंकिंग है। फिर मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। फिर न्यूरो टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी है। तो सभी कोर्सेज काफी अच्छे हैं, किसी में भी आपको एडमिशन मिलता है काफी अच्छी बात है, क्योंकि एक तो इंस्टीट्यूट का काफी ज्यादा नाम है पूरे इंडिया में, जिपमर का आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। तो बीएससी नर्सिंग जो वो आपका 4 साल का कोर्स रहने वाला है। उसके बाद जो बीएमएलएस कोर्स था मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, ये भी 4 साल का है, जिसमें आपकी 3.5 साल की पढ़ाई होगी, 6 मंथ्स की जो है आपकी कंपलसरी इंटर्नशिप होगी। ठीक है, और बीएमएलएस को छोड़ के जितने भी अदर कोर्सेज हैं उसमें भी आपका 4 साल जो है आपकी 4 साल का कोर्स रहेगा, उसमें 3 साल की पढ़ाई होगी और 1 साल की इंटर्नशिप रहेगी। मतलब बैचलर इन जो आपका क्या बोलते हैं, ठीक है, बीएमएलएस का जो कोर्स है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस, इसमें सिर्फ आपकी 6 महीने की इंटर्नशिप है। बाकी जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उसमें सबकी 1 साल की इंटर्नशिप है। और जितने भी कोर्सेज यहां पर लिस्ट किए गए हैं उन सभी की जो ड्यूरेशन है टोटल वो 4 साल रहने वाली है। ठीक है, हम लोग नीचे चलते हैं, यहां पर सीट्स के बारे में देखते हैं सीट्स कितनी है। तो देखो बीएससी नर्सिंग की टोटल यहां पर 94 सीट्स हैं। क्लियर है? अब सीट्स यहां पर रिजर्व रखी गई हैं, फीमेल के लिए 85 और मेल कैंडिडेट्स के लिए 9। अब देखो इन्होंने साफ साफ लिखा कि सीट्स रिजर्व फॉर मेल, मतलब मेल कैंडिडेट्स ही यहां पर 9 सीट्स ले सकते हैं। उन 9 सीट्स में से कोई भी सीट ऐसा नहीं कि फीमेल कैंडिडेट को दी जाएगी अगर मेल कैंडिडेट अवेलेबल है। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट जितने भी हैं यहाँ प्लीज जरूर अप्लाई करना, क्योंकि देखो यहाँ पर आपके लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं, भले ही वो 9 सीट्स क्यों ना हो, लेकिन ये भी नहीं पता कि कितने जो है कम कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, तो अप्लाई जरूर करना। ठीक है, उसी तरीके से 85 जो है वो फीमेल के लिए यहाँ पर सीट्स रिजर्व करी गई हैं। और बाकी जो सीट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, जो बीएमएलएस कोर्स है उसकी 37 है, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की 5 है, और जितने भी बाकी कोर्सेज है बीएमएलएस को छोड़ के उन सबकी 5 सीट्स हैं। क्लियर है? और ये जो आपकी पैरामेडिकल की जो सीट्स होंगी वो शायद सभी के लिए होंगी, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, वो दोनों के लिए ही रहेंगी। लेकिन जो बीएससी नर्सिंग में है उन्होंने फीमेल और मेल अलग अलग क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखी है सीट्स को। तो टोटल जो आपकी सीट्स हैं नर्सिंग और पैरामेडिकल की मिला के वो आपकी यहाँ पर टोटल आपकी 181 है। ठीक है, 181 सीट्स हैं यहाँ पर। क्लियर है? अब उसके बाद पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी है उनको जो है यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया 5% का, और बाकी जो भी अदर कैटेगरीज होंगी चाहे वो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उन सभी के लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद है ये उसी के बारे में दे रखा है। तो अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म वाली वीडियो में भी बताई है कि ओबीसी अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आप एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मस्ट बी इन द फॉर्मेट एज मेंशन इन द नेक्चर 1 एंड शुड हैव बीन ऑब्टेन्ड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2022। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखना, अगर आप ओबीसी कैटेगरी अपने फॉर्म में सिलेक्ट करोगे तो आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी एनसीएल का, वो 1 जनवरी 2022 के बाद का होना चाहिए, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे ओबीसी कैटेगरी के लिए। अगर आपका 1 जनवरी 2022 के बाद का सर्टिफिकेट नहीं है ओबीसी का, तो आप फिर जो है जनरल कैटेगरी से अप्लाई करोगे।
ठीक है। उसके बाद SC ST के लिए ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं रहती है, और EWS के लिए थोड़ी सी बाउंडेशन रहती है। EWS के लिए भी यहाँ पर डेट दी गई होगी, तो EWS के लिए भी सेम यहाँ पर डेट दी गई है। जो आपका इनकम सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपको 1 जनवरी 2022 के बाद का ही बना होना चाहिए। उससे पहले का होगा तो वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तब आपको उस केस में जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पर PWD कैटेगरी के बारे में दे रखा है, तो जो भी PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 5% रिजर्वेशन मिलेगा, और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो 40% से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंपलसरी क्राइटेरिया, और बाकी आपका सर्टिफिकेट जो है वो बना होना चाहिए, और आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मेरे हिसाब से जो है क्या बोलते हैं मतलब यहाँ पर रिजर्वेशन जो दिया गया है पौंडीचेरी के कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो कैंडिडेट इज कंसिडर टू बी डोमिसाइल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी इफ ही और शी सेटिस्फाइड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग डोमिसाइल क्राइटेरिया। तो अगर देखो वहां पर एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, जब आप फॉर्म वहां पर फिल करोगे कि आप पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी के जो है रेजिडेंट हो या नहीं हो, तो अगर आपके पास डोमिसाइल है या फिर इनमें से कोई भी आपका जो है क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा होगा तो आप उसमें यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे, ठीक है। तो इसमें पहला तो ये लिखा है कि मतलब those candidates or whose parent either mother or father or both or their guardian, ठीक है, have been residing continuously in the union territory for at least 5 years। तो 5 साल जो है मतलब 5 साल अगर आपको हो गए रहते हो, आपको या फिर आपके मम्मी को या फिर आपके पापा को या फिर दोनों को या फिर आपके किसी गार्जियन को, तो आप जो है पौंडीचेरी यूटी डोमिसाइल के लिए यस करोगे, ठीक है। दूसरा यह है कि 10th और 12th जो है आपने वहां से किया हो, ठीक है, पौंडीचेरी से किया हो। उसके बाद है चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, तो जिनके पेरेंट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, तो वो वहां पर यस कर सकते हैं। और उसके बाद है चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट पर्सन हु वर किल्ड और डिसेबल्ड इन एक्शन एंड हु हैव बीन डिक्लेयर्ड पौंडीचेरी एज देयर होम टाउन, ठीक है। तो जो जिनके पेरेंट्स जो है वो मतलब डिफेंस में किल्ड इन एक्शन या फिर ऐसा कुछ हुआ है और वो उनका जो होम टाउन है वो पौंडीचेरी, तो वो यस सेलेक्ट कर सकते हैं पौंडीचेरी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पौंडीचेरी अनरिजर्व्ड है, ये पौंडीचेरी के बारे में लिखा है, इसको छोड़ देते हैं अभी, ये सिर्फ पौंडीचेरी के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद है कैंडिडेट हु सबमिट फॉल्स इन्फॉर्मेशन और फोर्ज सर्टिफिकेट विल बी सब्जेक्टेड टू प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो इसलिए गलत इन्फॉर्मेशन जो है कोई भी आप फिल ना करें, क्लियर है। अब उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू बीएससी कोर्सेज। अब क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? द एप्लीकेंट शुड बी इंडियन नेशनल, तो कोई भी इंडिया से अप्लाई कर सकता है, बस ये है कि पौंडीचेरी के कैंडिडेट्स को थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलेगा। द एप्लीकेंट्स शुड हैव क्वालिफाइड इन द नीट यूजी 2022 कंडक्टेड बाय एनटीए, ठीक है। तो नीट का आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई होना चाहिए, क्वालिफाई जो मिनिमम मार्क्स होते हैं आपके क्वालिफाई के उतने आपके होने चाहिए। ही या शी शुड हैव कंप्लीटेड द एज 17 ईयर्स ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2022। तो 31 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन जो है 31 दिसंबर 2022 को आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। और साथ में ये भी लिखा है कि दे शुड हैव बीन बोर्न ऑन और बिफोर 1/1/2006, मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2006 के बाद जो है मतलब कंसीडर नहीं की जाएगी, उससे पहले की होनी चाहिए। 1 जनवरी 2006 से पहले की अगर है तो आप यहां पर एलिजिबल हो, अदरवाइज यहां पर एलिजिबल नहीं होगे। देयर इज नो अपर एज लिमिट, अपर एज लिमिट यहां पर नहीं है, मतलब मैक्सिमम एज आपकी कितनी भी हो, चाहे 18 चाहे 20 साल हो, 25 साल हो, 24 साल हो, कुछ भी हो, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एप्लीकेंट शुड हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द मैनर मेंशन बिलो, तो जो आपका 10+2 होना चाहिए उसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, और साथ में इंग्लिश होना कंपलसरी, इतना होता है तब आप यहां पर एलिजिबल हो पाओगे। साथ में ये भी लिखा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंडिविजुअल में जो आपके 50% मार्क्स यहां पर होने कंपलसरी है, अगर नहीं होंगे तो आप यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये जो क्राइटेरिया ये आपके जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी SC ST कैटेगरी के लिए और OBC कैटेगरी के लिए जो 40% मार्क्स यहां पर मिनिमम आपके होने चाहिए हर सब्जेक्ट में नहीं लिखा है, टेकन टुगेदर इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को मिला के आपका मिनिमम 40% बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर सपोज आपके 100 मार्क्स हैं, 300 मार्क्स हो गए तीनों सब्जेक्ट के, तो उसका जो 40% है उतना आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है यहां पर मतलब 120 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है फॉर PWD कैंडिडेट्स एंड जनरल कैंडिडेट द मिनिमम, तो PWD के लिए जो है यहां पर 45% क्राइटेरिया होना चाहिए तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर, क्लियर है। अब उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एंट्री ऑफ कैंडिडेट डिटेल्स एंड अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और फिर कंफर्मेशन पेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना होगा। यहाँ पर वही सब चीजें दी गई हैं कि क्या क्या फिल करना है, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई है, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में, वहां से जाके उसको देख लो, सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, तो यहाँ पर देखो फोटोग्राफ के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, वो एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लो। तो सॉफ्ट कॉपी ऑफ रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद लाइट बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपका बैकग्राउंड जो है लाइट होना चाहिए, कोशिश यही करना कि व्हाइट
व्हाइट बैकग्राउंड हो, ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड हो, और उसके बाद जो है फोटो आपका अभी का रिसेंट होना चाहिए, और फोटो की जो स्पेसिफिकेशन है वो 30 mm इंटू 45 mm हाइट होनी चाहिए। अब देखो ये जो इस वीडियो का जो लिंक है ये मैंने उस वाली वीडियो में डाल रखा है कि आपको जो है फोटो अपने रिसाइज कैसे करना है इसी वाले फॉर्मेट में, ठीक है, कि 30 mm और इंटू 45 mm, इसका मतलब होता है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, जो कि एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होता है, उसका स्टैंडर्ड साइज होता है। तो उसको कैसे सेट करना होता है उस साइज में, वो मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया, वहां पर जाकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और फोटो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा लिखा है, उसमें लिखा है इन्होंने कि डेट भी होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, तो फोटो अगर आपके पास वो स्लेट हो तो स्लेट पे अगर उसको उस पे चौक से अगर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख लो तो वो भी चलेगा। अदरवाइज आप कुछ ऐसा उसमें बना लो, मतलब नीचे एक लेबल लगा लेते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन हो जाती है वो एडिटिंग, वो लेबल लगा के उसमें अपना जो है अपनी एंट्री कर देना अपने नाम की, अपना कंप्लीट नेम और उसके नीचे उसका डेट ऑफ बर्थ। और नहीं हो पा रहा आपसे तो साइबर कैफे चले जाना, अदरवाइज मुझे इंस्टा पे भी डीएम करके मुझसे हेल्प मांग सकते हो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं उसका साइज लिखा हुआ है सिग्नेचर का, तो सिग्नेचर जो है व्हाइट पेपर पे आपको करना होगा, और ये साइज वाइज इसका सब आपको उस वीडियो में पता लग जाएगा, ठीक है। तो वहां पर मैंने डिस्कस कर रखा है। और उसके बाद अपलोडिंग सर्टिफिकेट्स कैसे अपलोड करने हैं ये भी मैंने अच्छे से बता रखा है, उसकी टेंशन मत लो। तो इसको हम लोग यहाँ पर इसका डिस्कशन जो यहाँ पर हम नहीं कर रहे, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ लिखा है द लिस्ट ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, ठीक है, तो ये छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो कैटेगरीज के लिए फिर काउंसलिंग एंड एडमिशन लिखा है, तो यहां लिखा है देखो, कैंडिडेट्स ऑन द पब्लिश्ड एलिजिबल लिस्ट रिपोर्टिंग एट द काउंसलिंग वेन्यू विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एंड हु सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल आर वेरीफाइड एंड फाउंड टू बी इन ऑर्डर विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। नो न्यू रजिस्ट्रेशन विल बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड 20 जनवरी 2023, ठीक है। तो आप जो अपनी ऑनलाइन डिटेल्स डाल रहे हो उसको बिल्कुल करेक्ट डालना, क्योंकि वो लोग वेरीफाई करेंगे तभी वो लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जिसमें आपका नाम आ सकता है, और अगर नाम आएगा तभी आपको वहां वेन्यू में बुलाया जाएगा, मतलब हो सकता है क्या पता पौंडीचेरी बुलाए, ठीक है। तो पौंडीचेरी बुला के फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ओरिजिनल में वो आपके वेरीफाई होंगे, उसके बाद आपके मेरिट के अकॉर्डिंग वहां पर आपको सीट अलॉट की जाएगी, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पर लिखे हैं जो कि आपको एडमिशन के टाइम पर लेके जाने पड़ेंगे। इसका आप चाहो तो एक बार प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो कि आपका वैलिड फोटो आईडी प्रूफ हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, रैंक लेटर हो गया या रिजल्ट लेटर हो गया, जिपमर का बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट जरूर निकाल लेना, डेट ऑफ बर्थ का जो है प्रूफ हो गया, यानी कि 10th का सर्टिफिकेट ले जाना, बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी ले जा सकते हो, अदरवाइज 10th की मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट ले जाना, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी कि 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा आपको, और उसके बाद रेजिडेंस सर्टिफिकेट बेसिकली आपका जो डोमिसाइल टाइप का हो गया, ठीक है, जहां आप रहते हो उस स्टेट का डोमिसाइल। फिर फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी एनसीएल इन सबको जो सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस वालों को सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, टीसी लेके जानी पड़ेगी, माइग्रेशन लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर पौंडीचेरी यूटी कोटा रेजिडेंस सर्टिफिकेट या एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अगर मान लो कोई पौंडीचेरी से बिलोंग करता है तो या तो वो अपना डोमिसाइल ले जाए, और डोमिसाइल अगर उसके पास नहीं है, उसके पेरेंट्स अगर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है, तो अपने पेरेंट्स से आप बोलना कि आपका जो एम्प्लॉयर है, आपका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, वहां से वो सर्टिफिकेट ले आए उस चीज का कि आप वहीं के रेजिडेंस हो, तो वो वहां पर चल जाएगा, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को जो है मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। और कोविड-19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट यहां पर लिखा हुआ है, तो कोविड-19 की वैक्सीन जिसे नहीं लगी है तो आप लगवा लें इसको, उसका सर्टिफिकेट वहां पर चाहिए होगा, ठीक है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। अब हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर फीस जो आपकी 11,410 रुपए है, सब्जेक्ट टू रिवीजन लिखी है, यानी कि थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा 12-13 हजार जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। इसमें आपका कॉशन मनी है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डिटेल है, आईडी कार्ड है, कॉपर फंड है, ठीक है, कॉर्पस फंड हो गया, लर्निंग रिसोर्स फी हो गया, जिपमर स्टूडेंट्स एसोसिएशन फी हो गया, एडमिशन फी हो गया और एकेडमिक फी हो गया। अब यहाँ पर जो देखो हॉस्टल की फीस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ, अगर हॉस्टल के बारे में कुछ लिखा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप चेक कर लेना इसके बारे में, ठीक है। तो फीस शुड बी पेड ऑनलाइन एंड फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। तो देखो फीस यहाँ पर रिफंड नहीं होगी, तो जिसको एडमिशन लेना होगा, मतलब बाद में काउंसलिंग के बाद जब आप एडमिशन कराओगे तो फाइनल सोच लेना कि मुझे कराना है या नहीं कराना है। ऐसा नहीं कि कराने के बाद आप सोच रहे हो कि मैं कैंसिल करा दूं, कैंसिल कराओगे तो आपको फीस यहाँ पर रिफंड नहीं की जाएगी, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर पेनाल्टी फॉर लीविंग द कोर्स, अगर आप कोर्स को बीच में से छोड़ते हो, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल जो भी आप कोर्स कर रहे हो, बीच में आप एडमिशन कैंसिल कराते हो, तो उसके बाद आपको जो है यहाँ पर पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखा है कि बिटवीन द अलॉटमेंट ऑफ सीट इन द फर्स्ट काउंसलिंग एंड बिफोर द फाइनल काउंसलिंग, तो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद या फाइनल काउंसलिंग से पहले अगर आप एडमिशन कैंसिल कराओगे तो 10,000 की पेनाल्टी पड़ेगी, और फाइनल काउंसलिंग के बाद कराओगे, ठीक है, या फिर फर्स्ट ईयर के बाद कराओगे, ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर से पहले, फर्स्ट ईयर आपका जब कंप्लीट हो जाएगा कॉलेज में उससे पहले, या फिर फाइनल काउंसलिंग के बाद, तब आपको 25,000 की पेनाल्टी देनी है। और फ्रॉम द सेकेंड एकेडमिक ईयर, और पहले साल कंप्लीट होने के बाद किसी भी टाइम आप कराते हो तो आपको 50,000 रुपीज की पेनाल्टी देनी पड़ेगी, और इस पेनाल्टी को बिना दिए जो है आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं मिलेंगे। तो सब कुछ अच्छे से सोच लेना, ठीक है। अब यहाँ हॉस्टल के बारे में देखो इन्फॉर्मेशन आ गई है कि स्टूडेंट्स में अवेला हॉस्टल अकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, ठीक है, तो अगर वहां अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा। हॉस्टल से सेपरेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों के लिए यहाँ पर हॉस्टल्स हैं। हॉस्टल एकोमोडेशन इज प्राइमरी फॉर आउट स्टेशन कैंडिडेट्स, तो बाहर के कैंडिडेट्स के लिए है सर, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह वहां पर जमा करना होगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, यानी कि जो पहले जाएगा उसको वहां पर पहले हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। हॉस्टल चार्जेस आर डिटेल इन एनेक्चर 7, तो अभी हम लोग एनेक्चर 7 देख लेते हैं, वहां पर इसकी हॉस्टल की जो डिटेल्स हैं वो दी गई हैं, ठीक है। स्टूडेंट शुड रीड द हॉस्टल मैनुअल थॉरोली बिफोर अप्लाइंग द हॉस्टल एकोमोडेशन, तो इसी पीडीएफ में जो है आपको ये लिंक दिया गया है, इसके हॉस्टल के बारे में सभी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये रैगिंग वगैरह के बारे में, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन है, एनेक्चर 7 वहां पर दिया था हॉस्टल की फीस के बारे में, अगर इसमें दिया है तो ठीक है। ये एनेक्चर 5 हो गया, ठीक है, और मतलब ये मेडिकल वगैरह के बारे में लिखा है। फिर एनेक्चर 6 है, ये इसको छोड़ देते हैं। फिर ये एनेक्चर 7 है, ठीक है। तो हॉस्टल की फीस आप यहाँ पर देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉस्टल चार्जेस, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 20,000, और ये लिखा है एप्लीकेबल फॉर सिंगल एंड डबल शेयरिंग अकोमोडेशन, अगर आप एक जो है रूम में सिंगल पर्सन रहते हो या फिर डबल 2 लोग रहते हो तो आपको 20,000 रुपीज जो है यहाँ पर देने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका पूरा मेस वगैरह का जो है सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, हॉस्टल मेस डिपॉजिट ये सब चीजें दे रखी हैं। तो आपको जो है 20,000 रुपीज पर ईयर यहाँ पर देना पड़ेगा, और उसके बाद फॉर सब्सिक्वेंट ईयर जो है वो भी आपके 15,000 या फिर 12,000 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब पहले साल की 20,000 है, उसके बाद या तो आपके 12,000 लगेंगे या फिर 15,000 लगेंगे, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब आप सिंगल बेड लेते हो या फिर डबल बेड लेते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है ये रहेगा। और हॉस्टल फीस शुड बी पेड इन एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ एवरी ईयर, तो हॉस्टल की फीस जो आपको साल शुरू होने से पहले देनी पड़ेगी, मतलब जब आपका एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है उससे पहले। द कॉशन एंड मेस डिपॉजिट विल बी रिफंडेड एट द टाइम ऑफ वैकेटिंग द हॉस्टल रूम, ठीक है। तो ये जो हॉस्टल कॉशन डिपॉजिट है और हॉस्टल मेस डिपॉजिट है ये आपको जो है ये रिफंडेबल है, ठीक है। मतलब ये जो 5,000 और 3,000 रुपीज ऊपर दे रखे हैं ये आपको बाद में रिफंड हो जाएंगे जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करके जाओगे, ठीक है। और बाकी कोई चार्जेस यहाँ पर रिफंडेबल नहीं है। और देखो आप ये समझ रहे हो कि हॉस्टल मेस डिपॉजिट 3,000 रुपए है, मतलब ये खाने का चार्ज है, तो ये खाने का चार्ज नहीं होगा। खाने का चार्ज मेरे अकॉर्डिंग जो आपको अलग से देना पड़ेगा शायद मंथली बेसिस पे। ये जो हॉस्टल मेस डिपॉजिट है ये आपकी मेस की सिक्योरिटी फीस होगी, मतलब आप मेस में अगर कोई नुकसान वगैरह करते हो तो आपकी जो 3,000 रुपए जमा किए जा रहे हैं ये उससे काट लिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका बिहेवियर सही रहता है, आप कुछ ऐसा गलत नहीं करते हो, तो आपके 3,000 रुपीज एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोर्स आपको वापस रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सभी इन्फॉर्मेशन को मैंने अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया, कोई भी डाउट जो है इसके रिगार्डिंग आपका नहीं रहा होगा, ठीक है। तो काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसके लिए प्लीज अप्लाई कर लो, फॉर्म फ्री है। उसके बाद जब काउंसलिंग होगी, नाम अगर आपका आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए है, उसका आप वेट करो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और कोई इसके रिगार्डिंग जब भी फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, और एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है, मतलब वीडियो का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया, उसको जाकर अच्छे से चेकआउट कर लो और अपना फॉर्म जो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।